जो कविता को सजावट नहीं सवाल बना देते हैं, जिसके यहाँ लफ्ज सत्ता से डरते नहीं और खामोशी भी गवाही देती है, जिनकी कविताएं रुमानी नहीं जिम्मेदार है, जिम्मेदार अपने वक्त से, हमारे जख्मों से और उस व्यवस्था से जो बार बार इंसान को उसकी पैदाइश के लिए सजा देती है। उनकी शायरी में मजदूर है, माँ है, रेल है, बुलडोजर है और सबसे ज्यादा वो सच है जिसे अक्सर कहा नहीं जाता। एक सच ये भी है कि 100 साल से है पेशाए आबा सिफागिरी, एक शायरी ही जरियाए इज्जत नहीं मुझे। गालिब के शेर के साथ जब उन्होंने आज के सबसे बड़े साहित्यिक मंचों के निमंत्रण को ठुकरा दिया तो ये इनकार किसी अहंकार से नहीं बल्कि उस साहित्यिक ईमानदारी से उपजा था जो कविता को सत्ता और बाजार की शर्तों पर परोसने से इनकार करती है। उनकी कविताएं न तालियों के लिए लिखी गई, न पहचान की सौदेबाजी के लिए। वे सवाल हैं, असहज हैं और इसीलिए जरूरी हैं। तो बोर्ड बैठक में आज हमारे मेहमान हैं अपने सवालों से पहचाने जाने वाले लेखक अदनान कफिल दरवेश। आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि आप इस खुले वातावरण में कैसा महसूस कर रहे हैं? अच्छा लग रहा है मुझे। यहाँ आकर पहली बार मैं आ रहा हूँ और दिल्ली के बारे में कुछ कुछ पुरानी चीजें पढ़ते हुए ये पता चलता है कि दिल्ली में एक बहुत शानदार एक नदी हुआ करती थी, यमुना, जो कि उसी के बीचों बीच हम बैठे हुए हैं और बातें करने जा रहे हैं। लेकिन अब उसकी जो दुर्दशा हो गई है वो देखी जा सकती है और दिल को काफी दिल में काफी रंज पैदा करती है, तो अच्छा लग रहा है। और अभी जो बचे कुची नदी है हमारी, इसको देख के आपके मन में क्या सवाल आ रहा है या क्या आप सोच पा रहे हैं? देखिए, नदियां तो जीवनदायिनी होती हैं और नदियों के किनारे ही शहरों और इवन शहरों क्या मतलब सभ्यता का विकास जो है नदियों के किनारे ही संभव हुआ। तो और नदियों से इतना सारा काम सभ्यताओं का चलता है, मनुष्यों का चलता है, उसके लिए कितनी जरूरी है, तो उसे बचा के रखना चाहिए। और ये जिम्मेदारी सिर्फ लोगों की नहीं है, ये सरकार की जिम्मेदारी है कि इसकी सफाई करे, सुनिश्चित करे, सिर्फ जो है चुनावी मुहावरे में ही उसको ना बदले और सच में कुछ काम करके दिखाए। बिल्कुल, हम लोग सरकार से उम्मीद कर सकते हैं, उम्मीद ही कर सकते हैं फिलहाल। सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूंगी अब कि अदनान कफिल दरवेश को इतने बड़े मंचों से आखिर इतने बड़े मंचों को ठुकराने की जरूरत क्यों पड़ी? देखिए, मंच तो कवि के लिए बहुत जरूरी होते हैं। जैसे हम यहाँ बैठे हैं, ये भी एक मंच ही है और मुझे बहुत खुशी है अपने वह के लोगों से बात करते हुए, मुझे बहुत अच्छा भी लगता है। और लेकिन हमें ये सोचना पड़ता है कि हम किन मंचों को स्वीकारें और किन मंचों को स्वीकार करें, क्योंकि कविता और साहित्य एक तरह की राजनीति है। वो राजनीति चुनावी राजनीति नहीं है, वो भाषा की राजनीति है, सौंदर्य की राजनीति है, मनुष्यता इंसानियत की राजनीति है। तो हमें ये देखना पड़ता है कि जो आयोजक हैं, जो संभावित आयोजक हैं किसी भी कार्यक्रम के, किसी भी मंच के, तो वो किस तरह के काम करते हैं, क्या वो मनुष्यता के पक्ष में है और मतलब उनका इंटेंशन क्या है और वो कैसे काम कर रहे हैं। तो यही सब सोचते हुए कई बार मैंने इस तरह की निमंत्रणों को ठुकराया होगा। कहना तो अच्छा नहीं लगता है, थोड़ा लगता है कि कुछ इसमें प्रिटेंड करना, ऐसा लग रहा है जैसे हम कुछ बहुत बड़ा काम, तो मुझे लगता है बहुत छोटा सा ही है, क्योंकि कवि के पास कोई सत्ता नहीं होती है। कवि की सत्ता क्या है? कवि तो अपने पाठकों से ही, अपने श्रोताओं से ही ताकत हासिल करता है, जो उसे सुनते हैं या उसे जरूरी समझते हैं, उसकी कविताओं को जो है एक जरूरी कार्यभार के तौर पे पढ़ते हैं और उसे संवाद स्थापित करते हैं, उसकी बातों को ध्यान से सुनते हैं। तो कवि के पास तो कोई सत्ता नहीं होती, वो क्या ही ठुकरा सकता है। लेकिन हाँ, ये है कि मैं अपने आप को ऐसे इसको लेता हूँ कि मैंने अपना हाथ पीछे खींच लिया और मैं नहीं जा पाया और मैंने स्पष्ट उन्हें जवाब दिया। और ये कई बार हो चुका है। तो एक बार तो वो आपने जिसका शायद जिक्र किया, वो आज तक का कार्यक्रम था, तो उसे मैंने स्वीकार किया था शुरू में, जाहिर सी बात है, तभी मेरा पोस्टर पे नाम भी छपा। लेकिन उस समय अभी कारपोरेट उत्सव अभी शुरू ही हुए थे हिंदी में, हालांकि 2-4 वर्ष हो चुके थे, लेकिन उसकी लोकप्रियता अभी उतनी नहीं थी। तो लेकिन जैसे कोरोना काल खत्म हुआ एक तरह से और
दुनिया खुलने लगी, तो ये काम जो है बहुत तेजी से शुरू हुआ। तो फिर हमने देखा कि मीडिया हाउसेज जो भारत में हिंदी में काम करते हैं, जो पत्रिकाएं हैं, साहित्यिक पत्रिकाओं को अगर हम इतर रखें, तो जो राजनीतिक पत्रिकाएं हैं और जो हिंदी पत्रकारिता है, उसकी दुर्दशा तो मुझे नहीं लगता कि किसी को इसके बारे में पता नहीं होगा पूरी दुनिया में। तो उसे लैपटॉप मीडिया और गोदी मीडिया तक कहा जाने लगा, जो बहुत ही शर्मनाक है बेसिकली। किसी भी देश की इस मीडिया के लिए अगर इस तरह के विशेषण प्रयोग किए जा रहे हैं, तो मीडिया को सोचना चाहिए कि वो इस तरह उनको टैग क्यों किया जा रहा है। आखिर उसमें कुछ तो सच्चाई होगी, क्योंकि मीडिया का काम तो मतलब सरकार से सवाल पूछना है, सरकार चाहे किसी की भी हो। तो मुझे लगता है कि सिर्फ सवाल पूछने का जो एक जरूरी कार्यभार है, न सिर्फ उसको वो ठीक से नहीं निभा पा रहे हैं, बल्कि वो नफरत फैलाने की जो राजनीति है उसमें भी बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। तो जो भी उनके कार्यक्रम होते हैं, जो भी उनके डिबेट्स होते हैं, एक तरफ मौलाना जी को बैठा दिया जाता है, एक तरफ पंडित जी को बैठा दिया जाता है, और दोनों कुत्ते बिल्लियों की तरह लड़ते हैं। तो बहुत शर्मनाक होता है, देख के बहुत हंसी भी आती है कि जब इतने गंभीर मुद्दे हैं देश में, रोजगार का सवाल है, बेरोजगारी का सवाल है ना, न्यूनतम मजदूरी का सवाल है, किसानों का भी सवाल है, तो उन्हें मिनिमम एमएसपी के लिए जो उनकी लड़ाई थी अभी तक वो नहीं हो पाया है। और इतनी शहादत थी, इतने लोग उसमें मारे गए उस आंदोलन में, और आंदोलन होते ही रहे हैं यहाँ पे तो। और आंदोलन होने को मतलब जिस तरह से पिक्चर करते हैं कि आंदोलन जीवी है या आंदोलन होना खराब बात है, मुझे लगता है ये तो बहुत बुरी चीज है। आंदोलन तो एक स्वस्थ और जीवित लोकतंत्र की पहचान होनी चाहिए, होती ही है, और ऐसा हमेशा से माना जाता रहा है। भाई आंदोलन नहीं होंगे तो फिर जनता सवाल कैसे पूछेगी, जनता कोई मांग कैसे करेगी सरकार से, क्योंकि जो लोग सरकार में बैठे हैं वही उसका समाधान कर सकते हैं। तो ये यही तमाम सवाल थे मेरे जहन में, और ये लिखते हुए मेरे इर्द गिर्द हमेशा ही रहते हैं। मैं जो लिख रहा हूँ उसका मूल्य क्या है। कई बार मुझे लगता है, हालांकि हर चीज को हम मॉनेटरी टर्म्स में तो नहीं नाप सकते, क्योंकि कविता कविता बेसिकली जीवन को रखती है, जीवन के द्वंद को रखती है, उसके कंट्राडिक्शंस को रखती है, विडंबनाओं को रखती है, मार्मिकता से चीजों को टच करती है, क्योंकि भाषा एक बहुत बड़ा औजार है और उसमें बहुत सारी चीजें आती हैं। तो मुझे लगता है एक कमिटमेंट, एक सोशल कमिटमेंट हमेशा मैंने ये माना है कि मुझे साहित्य से, मैं उम्मीद भी करता हूँ दूसरे के साहित्य से भी, और खुद से भी मेरी एक जिम्मेदारी मैं महसूस करता हूँ। अगर मेरे पाठकों ने मुझे एक कवि का दर्जा दिया है, क्योंकि अगर उन्होंने नहीं कहा होता कि मैं एक कवि हूँ, तो शायद मैं कभी सामने भी नहीं आता, मैं कभी प्रकाशित भी नहीं होता, हिम्मत भी नहीं करता। तो मुझे वो जरूरी कार्यभार लगता है, शायद इसी को निभाते हुए मैंने ये फैसला किया, मुझे नहीं जाना चाहिए जब तक वो अपना काम ठीक से नहीं करते, कम से कम। अगर आपकी कविताओं को देखा जाए तो आपकी कविता में एंटी एस्टेब्लिशमेंट बहुत ज्यादा दिखाई देता है। तो आपकी कविता पढ़ते हुए कई बार मेरे जहन में ये सवाल आता है कि क्या ये एक आपके निजी और व्यक्तिगत मूल्यों पर ये कविताएं हैं, या आप अभी की व्यवस्था से आप नाखुश हैं, या वो कवि हैं आप जो व्यवस्था से निकल करके आए हैं? देखिए, व्यवस्थाएं और सत्ताएं और एस्टेब्लिशमेंट, ये इनका विरोध हमेशा से जनता के साथ रहा है। और जैसा मैंने पहले भी कहा कि कवि की कोई सत्ता नहीं होती है, कवि की सत्ता उसकी जनता होती है, मनुष्यता होती है, बृहत्तर मनुष्यता होती है, जिसके लिए वो लिखता है, जिसके लिए सोचता है। और कवि किसी एक सत्ता के खिलाफ नहीं होता, वो सारी सत्ताओं के खिलाफ। कवि एक शाश्वत प्रतिपक्ष है और कविता एक शाश्वत प्रतिपक्ष है। सरकार में कोई भी हो, कवि का काम सवाल पूछना है, कवि का काम जनता की दुख दर्द को बयान करना है। तो मैं कितना बयान कर पाया, नहीं कर पाया, ये एक अलग मसला है, ये मेरे पाठक बताएंगे, मैं तो नहीं बता सकता। लेकिन हाँ, मेरी कोशिश रहती है। और जाहिर सी बात है, जब लोगों को लगता है कि मैं इस सत्ता, चूंकि इस सत्ता के आने के बाद ही हमारी पहचान बनी, तो लोगों को ये लगता है कि हम सिर्फ इस सत्ता के खिलाफ है, जबकि हम दुनिया के सारी इस तरह की सत्ताओं के खिलाफ हैं, जो जनता का शोषण करती हैं या उसमें कोई हिस्सा लेती हैं और उनके लिए कोई काम नहीं करती हैं या अपना काम ठीक से नहीं करती हैं। क्योंकि मुझे याद आता है कि जब मैं दिल्ली आया तो वो छात्र आंदोलनों का एक समय था, 2011-10 के आसपास। उस समय सत्ता में यूपीए की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, और हम सवाल पूछते थे कांग्रेस से। मुझे लगता है कि इससे भी ज्यादा आक्रामक ढंग से पूछते थे, इससे भी ज्यादा आक्रामक ढंग से प्रोटेस्ट होते थे। तो
लेकिन उस समय भी हम लिखते थे, लेकिन हमारा लेखन उस तरह से बाहर नहीं आ रहा था। हमारी पहचान धीरे धीरे बनी जब ये एनडीए की सरकार बनी, तब से हमारी पहचान धीरे धीरे बनी। तो मसला मतलब एक किसी सरकार का नहीं है, एक किसी विचारधारा का नहीं है। हमें हमारे मतलब कविता के केंद्र में या साहित्य के केंद्र में हमेशा से मनुष्यता रही, इंसानियत रही है, इंसानी भावनाएं, आपसदारी, भाईचारा, मोहब्बत। तो ये शाश्वत मूल्य हैं और ये कविता के यूनिवर्सल मूल्य हैं। ये कहीं भी आप कविता, किसी भी भाषा का कोई भी कवि होगा, इन मूल्यों को ही रखते हुए अपनी बात कह पाता है। और अपना जो उसका रोजमर्रा है, उसका जो दैनंदिन जीवन है, उसके जो चैलेंजेस हैं, उसकी जो भावनाएं हैं, एहसास हैं, संवेदनाएं हैं। तो मुक्तबोध ने कहा ही है कि संवेदनात्मक ज्ञान की वो बात करते हैं, मतलब ज्ञान जिसमें संवेदना भी मिली हुई हो, तो ज्ञानात्मक संवेदना की बात करते हैं। तो संवेदना ऐसी गलदशु ना हो कि जो है उसमें ज्ञान की स्थिति ना हो, उसमें विचार ना हो, मतलब विचारहीन संवेदना जो है कई बार खतरनाक होती है। तो हम कोशिश करते हैं कि हम एक बैलेंस पर रहें। जैसे अभी हम नदी के बीचों बीच में हैं, तो यहाँ भी नाव नहीं चल सकती जब तक एक बैलेंस ना पैदा हो। तो कविता में संवेदना और ज्ञान और विचार, इन तमाम चीजों का एक संतुलन, कि हम अपनी बात अच्छे से अच्छे ढंग से प्रभावी ढंग से कहें, ये कोशिश रहती है। बिल्कुल। अभी जब आप पहचान की बात कर रहे थे कि अब पहचान मिली, तो मुझे आपकी कविता याद आती है, मैं खानदानी बदनसीब कारीगर। तो इस कविता में एक लाइन है, कसूर मेरी पैदाइश का था। तो इस किस तरह की पैदाइश आप, मतलब किस तरह के पहचान को आप इसमें दर्शा रहे हैं? देखिए, वो कविता एक घटना से निकली हुई है। कुछ कविताएं ऐसी होती हैं, कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं समाज में जो बहुत विचलित कर देती हैं किसी को भी। कोई भी संवेदनशील मनुष्य जो है उससे विचलित होता है। तो जिस तरह से किसी का नाम लेकर के, तो किसी कम्युनिटी का हो सकता है, किसी की जाति से, किसी की पहचान, किसी की आइडेंटिटी, उसकी मृत्यु का, उसकी हत्या का कारण बन रही है जबकि निर्दोष है। तो मुझे लगता है कि साहित्य या कविता उसकी बात करनी चाहिए, और वो करती भी है अपनी अपनी तरह से। लेकिन तो वो एक घटना हुई थी, वो शायद वो ट्रेन वाली जो घटना थी, शायद मैंने उसी पे लिखा होगा वो। उसका शीर्षक मुझे लगता है कुछ और था। तो वो घटना एक हुई थी, तो उस पे मैंने वो विचलित होकर के लिखा था। क्योंकि इस तरह की घटनाएं सिर्फ एक नहीं है, वो एक श्रृंखला है। जब से ये नई सरकार बनी है 14 से, उसके बाद से हम देख रहे हैं कि किस तरह का माहौल हो गया है। नफरतें ज्यादा बढ़ गई हैं, मतलब तनाव और विद्वेष, और थोड़ा बहुत दुराव तो पहले से रहा है समाज में, तमाम स्तरों पे, धार्मिक, जातीय और क्षेत्रीय स्तरों पे। क्योंकि इतना बड़ा हमारा समाज है, इतना बड़ा देश है, तो जाहिर सी बात है इस तरह की चीजें तो होंगी ही समाज में। इसकी जड़ें तो थी ही, मैं ये नहीं कहूंगा जड़ें नहीं थी, लेकिन उन जड़ों को पानी, खाद पानी, उनको पोषण इस सरकार ने पहुंचाया, इसकी नीतियों ने पहुंचाया है। और इसके जो कारकुन हैं, इसके जो कार्यकर्ता हैं, तमाम तरह के लोग, तो आप देखेंगे कि वो सतह पे ही है, वो गंदगी सतह पे आपको दिखाई देगी। इस तरह के बयान आते हैं, आप समाज को एक हिंसा के की तरफ धकेल रहे हैं, और वो भी जानबूझ करके वोट बैंक की पॉलिटिक्स में, सिर्फ सरकार में आने के लिए आप समाज को कहाँ लेके जा रहे हैं। तो वो एक श्रृंखला है, जैसे मैंने कहा, लिंचिंग होती है लोगों की, और कोर्ट में कुछ भी प्रूफ नहीं हो पाता है कि उनका कोई अपराध भी है कि नहीं है। जैसे पहलू खान की लिंचिंग हुई, और पूरी श्रृंखला है, मैं किसका नाम लूं, बहुत सारे लोग हैं। तो मुझे लगा कि, और ये हर जगह हो रहा है, ये बिहार में भी हो रहा है, ये झारखंड में हुआ, ये महाराष्ट्र में हुआ, ये गुजरात में, राजस्थान में, यूपी में भी हो रहा है। तो कहने का मतलब है कि एक कम्युनिटी को जिस तरह से टारगेट किया जा रहा है, तो मुझे लगता है वही एक दुख रहा होगा। और कवि के बतौर मुझे लगा कि इसको लिखना चाहिए। वो बहुत ही अप्रत्याशित भी था। ट्रेन में सफर में इंसान जो है कहीं सोचता है कि हम अपने गंतव्य पे, अपने मंजिल पे पहुंचेंगे और पहुंचूंगा, है ना। तो उसकी जो भी रिपोर्टें आई, तो वो काफी मार्मिक थी, मुझे उसने काफी विचलित किया। वो अपनी बेटी से शायद मिलने जा रहा था, कुछ ऐसा था, मैं पूरा तो याद नहीं कर पा रहा हूँ उस प्रसंग को। तो बहरहाल तो इसी प्रसंग पे वो कविता निकली थी, प्रस्तुतित हुई थी। अभी जब आप एक खास पहचान पर आक्रमण हो रहा है, किस तरह से मॉब लिंचिंग हो रही है, इसका जिक्र करते हैं, तो आपकी बहुत फेमस कविता संग्रह है ठिठुरते लैम्प, उसके कविता संग्रह से एक कविता है 1992। इसमें आप जब देख रहे हैं कि एक बुलडोजर
जो स्टार्ट हुआ है तब से, अगर आजकल आम भाषा में कहा जाए तो बुलडोजर जस्टिस कहते हैं लोग। बुलडोजर न्याय। बुलडोजर जस्टिस। तो आप मुस्लिमों के पहचान पर इस बुलडोजर जस्टिस को आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, बुलडोजर तो कभी भी जस्टिस का प्रतीक नहीं बन सकता। न्याय तो हमेशा जो आरोप लगाता है उस पे ही होता है कि वो प्रूफ करे कि अमुक व्यक्ति जो है किसी गलत काम में मुलविस है ना। लेकिन कुछ ऐसे कानून हैं जिसमें सारा भार जो है वो अभियुक्त पे ही आ जाता है कि उसको प्रूफ करना होता है कि वो किसी जुर्म में मुलविस नहीं है। तो मतलब कि न्याय के सामने तो हर आरोपी जो है वो इनोसेंट है, जब तक कि प्रूफ नहीं हो जाता, जब तक कि सिद्ध नहीं हो जाता, जब तक कि बहसों से ये स्टैब्लिश नहीं हो जाता कि वो उस अमुक जुर्म में शामिल था। लेकिन अभी जिस तरह का न्याय हम देख रहे हैं, फटाफट न्याय जिसको कह लो, बुलडोजर जस्टिस, कि इधर खबर नहीं आई और एक माहौल बनाया जाता है, वो कितना सही है कितना गलत है इसकी भी कोई परीक्षा नहीं होती है। क्योंकि कोर्ट का जो सिस्टम है, जो पूरी दुनिया में जो लॉ का जो सिस्टम है, वो वक्त देता है, वो समय देता है, बहसें होती है और हर एंगल से, हर कोण से उसको जांचा परखा जाता है कि कोई भी नतीजे पे पहुंचने के लिए बहुत बारीकी की जरूरत होती है। कई बार जो चीजें हमें सामने से दिखाई देती हैं, आरोप तय होता है, कई बार वो चीजें उल्टी पड़ जाती हैं, है ना। तो न्याय को पूरा समय लेना चाहिए न्याय देने में किसी के लिए, और न्याय देने का काम जो है ये अदालतों का है, कोर्टों का है, ये वहां तय होना चाहिए, ये बाहर नहीं, ये मीडिया ट्रायल्स में नहीं, ये समाज का कोई पावरफुल वर्ग जो है तय ना करे ये फला व्यक्ति जो है दोषी है। दोष लगा सकते हैं किसी पे और आप एफआईआर कराइए, उसकी पूरी प्रक्रिया है, कानूनी प्रक्रिया। हम देश तो संविधान से चलता है ना, इस तरह से तो नहीं चलता है। और बुलडोजर एक प्रतीक है, बेसिकली ये इसराइल से आया है, बुलडोजर का जो पूरा प्रतीक है इसराइल में। आप देखेंगे कि वो जब से इसराइल का गठन हुआ, इसराइल राज्य बना, जब से शायद 48 में बना था, 1948 में, जब ब्रिटेन ने अपना हाथ खींच लिया तो उसने अपने आप को आजाद घोषित किया, और एक स्टेट फिलिस्तीन और एक इसराइल, लेकिन एक लगातार एक लड़ाई, हालांकि फिलिस्तीन को मान्यता उन्होंने नहीं दी, तो वहां पे ये शुरू हुआ था बुलडोजर न्याय। तो वो घरों पे जाते हैं, बुलडोजर से उसे गिरा देते हैं। और जैतून के पेड़ जो है, जैतून के बारे में माना, जैतून एक उनकी कविता में, फिलिस्तीनी कविताओं में एक प्रतीक भी बनता है, क्योंकि जैतून का पेड़ जो है सैकड़ों सालों तक जीवित रहता है। तो वो उनकी पीढ़ियों की याद, वो उस पूरी लड़ाई को याद दिलाता है, उसको दर्शाता है। तो कई बार इसराइली सरकार का जो बुलडोजर है वो उन जैतून के पेड़ों को क्रश करता है, उसे उखाड़ के फेंक देता है। बुलडोजर न्याय तो वहीं से आया है, जहां तक मुझे लगता है। आपने जब अभी एक बात कही, और वो बात खैर मुझे तो लगता है सबको समझ आती भी होगी, अब लोग नहीं अपनाते वो अलग बात है, कि जब तक कोर्ट वर्डिक्ट ना दे दे कि वो मुजरिम है, तब तक जनता को या आम इंसान को या किसी वर्ग को कोई ये हक नहीं है कि वो तय करे कि वो मुजरिम है। और आजकल की जो चीजें, इन्वायरमेंट जिस हिसाब से बदल रहा है, कहीं ना कहीं मैं ये भी देख पाती हूँ कि वर्ड्स भी बदल रहे हैं। कुछ वर्ड्स है ही नहीं अब, जैसे जब किसी पे आरोप लगाया जाता है तो वो मुलजिम होता है, और उसके जब आरोप सिद्ध हो जाता है तो वो मुजरिम होता है। और आजकल आप मुलजिम वाला जो एक वर्ड है वो अपने आप में मिलता ही नहीं है, बहुत कम जगह सुनने को मिलता है, या आपको पुरानी फिल्में देखेंगे तो आपको कहीं मिल जाएगा। आजकल तो ये है ही नहीं, कि आजकल लगता है कि लग गया इल्जाम मतलब सही लगा होगा। तो खैर पता नहीं ये कब बदलेगा, कैसे बदलेगा, मगर बदल तो जाना चाहिए अब। देखिए, उम्मीद तो रखनी चाहिए, उम्मीद तो हमेशा, और कविता और साहित्य और कवि तो हमेशा उम्मीद की बात ही करता है। हाँ, हालांकि नाउमीदी भी आती है। गालिब का एक शेर है, ऐ परतवे खुर्शीदे जहां ताब इधर भी साये की तरह हम पे अजब वक्त पड़ा है। तो जाहिर सी बात है, कोई भी समय अच्छा नहीं होता है, और हर समय के अपने कंट्रडिक्शंस, अपनी चुनौतियां होती हैं, और हर समय का कवि अपने अपने समय में धंसे बिना तो कोई कविता नहीं होती है, वो एग्जिस्ट नहीं करती है। तो समय से संवाद तो एक बहुत जरूरी पक्ष है कविता का, साहित्य का। तो जिस तरह से गालिब कहते हैं कि वो सूरज से कहते हैं कि वो रोशनी की जो किरण है, वो जो रश्मियां है, वो मुझ पे भी डालो, क्योंकि वक्त का साया हम पे अजब तरीके से पड़ा है। तो एक वही बात है, एक ऐसी सिचुएशन है उसको महसूस कर रहे हैं। तो मुझे लगता है ये धुंध, ये कोहरा, ये अंधकार, ये भी छटेगा, और
उम्मीद तो देखिए अंधेरे के लिए तो एक जुगनू भी खतरा होता है ना। वो चाहता है कि उसका भी शिकार कर ले, है ना, क्योंकि एक जुगनू से भी जो है वो डरता है। तो उम्मीद हमेशा अच्छी की रखनी चाहिए। बिल्कुल। आपकी आजकल के टाइम में ना फेमिनिज्म जो इसकी परिभाषा है, देखेंगे बहुत बदल रही है परिभाषा, और इन जैसे टर्म्स पे तो कोई एक सामान्य परिभाषा नहीं होती है, क्योंकि बहुत वाइडर और ब्रॉडर एस्पेक्ट है। लेकिन जिस हिसाब से आप देख रहे हैं कि परिभाषा बदलती जा रही है, बहुत लोग कहते हैं कि ये भारत में फेमिनिज्म की जरूरत ही नहीं है, ये वेस्टर्न वर्ड है, या ये एक लेफ्टिस्ट विचारधारा है। आप फेमिनिज्म को आप एज अ कवि कैसे प्रभाषित करेंगे? मैं यही कहूंगा कि फेमिनिज्म सिर्फ स्त्रियों की बात, और जब तक दुनिया में जुल्म है किसी भी वर्ग पे, तो मनुष्यता की मुक्ति नहीं हो सकती, है ना। तो अगर स्त्रियां गुलाम है, स्त्रियों पे बंदिशें हैं, तो मुझे नहीं लगता कि ये मसला पूरी मनुष्यता का है कि कोई भी वर्ग जो गुलाम ना रहे, सबको आजादी मिले, सबको बराबरी मिले, सबको अधिकार मिले। तो ये तो बहुत अच्छी चीज है कि स्त्रियां जो है जागरूक है, और जो लोग स्त्री नहीं है अगर वो भी जागरूक होंगे तो मुझे लगता है ये लड़ाई अच्छे से लड़ी जा सकती है और उन अधिकारों को सुनिश्चित किया जाता है। क्योंकि स्त्रियों के प्रति तो समाज बहुत ही क्रूरल रहा है, बहुत ही क्रूर रहा है, और आज भी है। स्त्रियों को बाहर निकलने को लेकर के जिस तरह से टीका टिप्पणी होती रहती है, और जो स्त्रियां बहुत ही सक्षम है, बहुत बड़ी बड़ी चीजें कर रही हैं, काम कर रही हैं, तो उन पर जिस तरह की टीका टिप्पणी, तो उनके लिए कभी भी साजगार माहौल कभी भी नहीं रहा है। हालांकि स्थितियां बदली हैं, बेहतर हुई हैं, लेकिन अभी बहुत जरूरत है, बहुत बदलना। तो मुझे नहीं लगता कि फेमिनिज्म एक ऐसा कॉन्सेप्ट है कि इसको बंद कर देना चाहिए या ये खत्म हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। और पश्चिम की विचारधारा और पूरब की विचारधारा, ये सब चीजें ये फालतू चीजें हैं। कोई भी अच्छी चीज हमें लेना चाहिए उसको दुनिया से। भारत जो है इतना अच्छा देश है ना, इसका इतना गौरवशाली इतिहास है, बहुत सारी चीजें हैं, है ना। और इतना सुंदर, जैसे फिराक साहब ने कहा है कि सरजमीने हिंद पर अक़वाम आलम के फिराक, सरजमीने हिंद पर अक़वाम आलम के फिराक, कारवें गुजरते गए हिंदुस्तान बनता गया। तो बहुत सारे कारवें आए हैं और वो आकर के किनारों पर लगे हैं, और लोगों ने अपनी इंसानी बस्तियां बनाई हैं, अपनी भाषा, अपना कल्चर, अपनी सोच, अपनी विचारधारा उसको दी है। तो उस तरह से करके एक मुरक्कब एक चीज बनी है ना। ये तो मिली जुली संस्कृति और उसी की देन है कि भारत आज भी जीवित है, और भारत की जो पहचान बाहर है वेस्ट में भी, वो इसी कारण है। तो इतनी सारी चीजें मिलकर के बनी, एक लेयर है ना, मतलब लेयरिंग है। कोई भी सभ्यता जो है किसी एक लेयर से तो नहीं निर्मित होती है, उसमें बहुत सारे लेयर्स होते हैं। संस्कृति एक चीजों से मतलब अंतर क्रिया करते हुए चीजें निर्मित होती हैं, तो उस क्रम में निर्मित हुई हैं। तो ये जो विभाजन है कि ये विदेशी है, ये विदेशी विचारधारा है, तो हमें ये देखना चाहिए कि उस विचारधारा, वो विचारधारा कहती क्या है। अगर कोई कहेगा कि कोई विदेशी अगर ये कहता है कि सच बोलना अच्छी बात है, तो क्या हम इसको नहीं मानेंगे? एक विदेशी ने कहा इसलिए हम उसको ना माने? जब तक हमारे यहाँ कोई ना कहे ये अच्छी बात है, उसको तो कहीं से स्वीकार करना चाहिए। भाई आलू तो विदेशी है, आलू हमारे यहाँ नहीं था, बहुत बाद में आया है वो। टमाटर हमारे यहाँ नहीं था, आलू पुर्तगाल जब आए, बिल्कुल बिल्कुल, ये सब। और अमेरिका से कहीं से डच लेकर के आए, कहीं से फ्रांसीसी लेके आए, तो चीजें कहाँ से आकर के, इवन हरी मिर्च हमारे यहाँ नहीं थी। आज खाने का कितना मतलब जरूरी इंग्रेडिएंट है वो, बिना मिर्च के तो खाना नहीं बन सकता, हरी मिर्च के। हालांकि उसमें लाल मिर्च भी, मिर्च की जितनी किस्में हैं, काली मिर्च को छोड़ करके मिर्च की जितनी किस्में बाहर से आई हैं। तो अगर हम इस डिस्कशन में चले जाएं कि क्या भारतीय और क्या नहीं है, फिर तो हमें बहुत कुछ छोड़ना पड़ेगा। बिल्कुल। एक आप लोग को समझना पड़ेगा कि जो अच्छी चीजें हैं वो अच्छी चीजें हैं, बिल्कुल, और आपको वो अपनाने के बाद आप में ही सुधार होगा और आपके ही जगह रहने लायक अच्छी बन पाएगी। तो ये तो अब लोगों की सोच पे डिपेंड करता है कि वो समझे और सुने। आपकी एक कविता है किबला, जिसमें आप लिखते हैं कि मेरी माँ का किबला मक्के में नहीं रसोई घर में हुआ। तो इस कविता पे आप जो स्त्री की एक सीमित कर दी गई जगह है उसको आप दर्शाते हैं। ये बहुत एक तीखी टिप्पणी है अपने आप में, या पितृसत्ता पर। आप इसको कैसे डिफाइन करेंगे? वो कविता एक बहुत ही भाव क्षण में लिखी गई थी, और इस कविता की योजना बनी मेरे दिल में, मेरे जहन में वो चीज आई, फिर वो अपने आप जो है वो चीजें आने लगी। क्योंकि जो आपके सरोकार होते हैं उन्हीं से कविता निकलती है। अगर आपका सरोकार स्त्री, महिलाएं और बच्चे, ये सब अगर हैं, जो भी दमित वर्ग है, जो भी पीड़ित वर्ग है,
तो स्त्री की जो दुनिया जो इतनी छोटी कर दी गई है पारंपरिक रूप से, और बहुत लोग इसको सही मानते हैं, अभी भी मानते हैं, तो इसको बदलना चाहिए। वो उसी क्रम में वो कविता लिखी गई थी, और वो एक माँ की सिर्फ कविता नहीं है, वो हजारों माँ लाखों माओं की बात है, और बस इसी पे वो कविता लिखी गई है जी। आज के समय में जब हम किसी चीज के विषय में शिकायत करते हैं या क्रिटिसिज्म करते हैं, हर एक ऑफेंस पे एक अलग ऑफेंस आपको दिखाया जाता है। अगर हम बात कर ले कि सती प्रथा की अगर हम बात कर ले, तो उधर से सवाल आता है कि हलाला पे क्यों नहीं कहते। अगर हम हलाला पे बात करें तो सवाल आता है कि तुम तो सती प्रथा पे एक शब्द नहीं बोले। तो क्या इस तरह की जो आप देखते हैं द्वंद्व जो चल रहा है, इससे आप क्या देख पा रहे हैं? ये समाज को क्या सुधार की ओर लेके जा रहा है या ये क्या कर रहा है? देखिए, इसको तो वाटरी कहा जाता है कि जब एक विषय पे बात हो रही है तो उस पर टिकना चाहिए हमें, और उसको पहले सॉल्व करना चाहिए। तो ये तो आरोप प्रत्यारोप इसको कहा जाए, मतलब अपनी चीजों को आप सुधारने की बजाय दूसरे पे उंगली उठा रहे हैं। तो कहते हैं ना कि सफाई तो पहले अपने घर से ही शुरू होती है। पहले मुझे लगता है कि अपनी चीजों को पहले देखना चाहिए, उसे ठीक करना चाहिए, और इसमें नहीं जाना चाहिए कि फलां क्या कर रहा है। अगर कोई चीज गलत है तो गलत है, सीधी सी बात है। वो आपके यहाँ हो रही है तो भी गलत है, दूसरे के यहाँ तो भी गलत है। ये तो एक यूनिवर्सल ट्रुथ बात है, लेकिन ये जो स्टेटमेंट होता है ये आज के समाज को बहुत बड़े लेवल पे बदल रहा है, क्योंकि फिर लोग एक डिस्कशन में पड़ जाते हैं और फिर लोग एक दूसरे की गलतियां गिनाने लगते हैं। लेकिन जो हमारा कोर पॉइंट होता है कि बदलाव आए, हमारा कोर पॉइंट होता है कि एकजुट होकर के लोग इस मुद्दे को कम से कम ठीक करें, वो नहीं हो पा रहा। तो देखिए, समाज तो बहुत विभक्त हो चुका है ना, समाज इतना बंटवारा हो चुका है उसमें कि कहीं भी जुड़ाव का मामला नहीं है, कहीं भी संवाद की स्थिति नहीं बन रही है। सिर्फ जो आरोप प्रत्यारोप है, घृणा की स्थिति हो गई ना। आरोप प्रत्यारोप भी एक सामान्य ही चीज है, लेकिन अब तो स्थितियां इतनी खराब हो चुकी है, इतनी घृणा है कि बात सुनने को लोग तैयार नहीं है। तो ऐसी स्थिति में क्या किया जा सकता है? और इसमें बहुत ज्यादा योगदान जो है सत्ता का है, बहुत ज्यादा योगदान उस माहौल का है ना, क्योंकि वो प्रोपोगेट किया जा रहा है, वो पुश किया जा रहा है, ऊपर से कोई चीज आती है, पुश की जाती है। क्योंकि समाज अपने आप में इतना घृणास्पद नहीं था कभी, भारत का समाज। उसमें मैंने कहा पहले भी कि समस्याएं थी, दुराव था, लेकिन दुराग्रह नहीं था इस तरह का। फिर भी लोग जो है एक दूसरे की मदद करते थे, एक इंसानी मूल्य था फिर भी बाकी। लेकिन इंसानी मूल्यों का इतना तेजी से पतन हुआ है कि हम सामने देखते हैं, हम वीडियो बनाने लगते हैं, कोई घायल हुआ तो हम उसे उसकी मदद करने के लिए नहीं जाते, हम वीडियो पहले बनाते हैं। तो पहले ये सब चीजें नहीं होती। कोई कितना भी धार्मिक हो तो दूसरे धर्म के लोगों की मदद करता था जब जरूरत पड़े तो, और अभी भी लोग करते हैं, बहुत बहुत लोग करते हैं। लेकिन वही है कि जो बुरी चीजें होती हैं वो ज्यादा दिखने लगी हैं, ज्यादा सतह पर दिखाई देने लगी हैं। तो मुझे लगता है कि समाज में जब तक कोई ऐसी पहल ना हो कि जोड़ने की जब तक बात नहीं, प्रेम की और सद्भाव की जब तक बात नहीं होगी, तब तक इस मसले का हल तो नहीं हो सकता मुझे लगता है। और ये सबको करना पड़ेगा, सिर्फ सरकारों से हम उम्मीद नहीं लगा सकते, क्योंकि सरकार तो उल्टा काम कर रही है फिलहाल। तो नागरिक संगठनों को ही आना पड़ेगा, पढ़े लिखे लोगों को आना पड़ेगा, जो इससे मुक्त है, वो शिक्षित करे लोगों को और बताएं। लेकिन अब कैसे शिक्षित करेंगे? शिक्षा का तो इतना बुरा स्तर है, चाहे आप यूनिवर्सिटी एजुकेशन देख लें या स्कूली शिक्षा देख लें, स्कूल बंद हो रहे हैं, मतलब आबादी बढ़ रही है और स्कूल बंद हो रहे हैं ना। नेपाल के जेनजी विद्रोह को देखते हैं जब आप, और आप भारत के परिप्रेक्ष्य में, तो आप क्या सोचते हैं? देखिए, जेनजी तो नई पीढ़ी है ना, जो शायद 2000 के बाद पैदा हुई, जैसा मुझे लगता है। अगर मैं गलत हूं तो करेक्ट कीजिएगा मुझे। नहीं, तो नई पीढ़ी किस तरह से चीजों को देखती है, जैसे हर पीढ़ी का अपना एक तरीका होता है मुद्दों को देखने का, प्रॉब्लम्स को देखने का, समस्याओं को टैकल भी करने का और उसे देखने का भी। 80 की पीढ़ी से हम उम्मीद नहीं कर सकते हैं कि वो हमारी तरह सोचते हैं, और हम ये उम्मीद नहीं कर सकते हैं कि हमारी आगे आने वाली पीढ़ी, क्योंकि वो डिजिटल एज में पैदा हुई है। हमने तो तकनीक को मतलब किस तरह से बदलते हुए देखा है। हम उस जमाने के हैं जब फ्लॉपी यूज होता था या सीडी यूज होता था, उसके लिए प्लेयर आता था। तो हाँ बिल्कुल, और वो सीपीयू बड़ा सा होता था और उसमें सीडी को डाला जाता था। तो हम तो उस जमाने के विंडोज 98 हमने चलाया है, तो हमने तो देखा है ना कि चीजें कैसे परिवर्तित हुई हैं। मोबाइल वो नोकिया का होता था, बहुत मजबूत तो कीपैड होते थे। अब तो बच्चा पैदा होता है और उसके हाथ में जो टैबलेट आ जाता है, तो वो तो डिजिटल वर्ल्ड में पैदा हुआ है, जहाँ हर चीज जो है एक दृश्य है। तो देखिए, दृश्य तो अच्छी चीज है, दृश्य भी बहुत सारी चीजों को बताने में सक्षम होती है, लेकिन दृश्य और उसका किसी भी चीज का कोलाहल अच्छा नहीं होता है। अभी क्या है कि रील्स का कोलाहल और दृश्यों का कोलाहल, हम ऐसा लगता है कि हम किसी
ऐसे एक जगह पे बैठे हो जहाँ चारों तरफ से शीशे लगे हुए हैं, एक आईना घर में हम बैठे हुए हैं और खुद को ही देख रहे हैं। तो इससे क्या होता है, आत्ममुक्ता पैदा होती है। हमारी दुनिया बहुत सिकुड़ गई, संकीर्ण हो गई है, जबकि हमें लगता है कि हम इतने ज्यादा मतलब सोशल मीडिया पे उपस्थित हैं, हर जगह हमारी बात सुनी जा रही है। लेकिन आपकी एक बंद दुनिया हमने बना ली, एक मतलब हम अपने ही कैदी हो गए हैं। टेक्नोलॉजी किसी भी चीज का बहुत ज्यादा बढ़ना जो है अच्छा नहीं होता है। किसी भी चीज का सम्यक इस्तेमाल होना चाहिए और बराबर उसका इस्तेमाल होना चाहिए, और बहुत सोच समझ करके। आपने अभी एक बात कही कि हमारी दुनिया बहुत सिकुड़ गई है। जी। ये हालांकि ये आज की रियलिटी है, लेकिन बहुत सारे लोगों को, अगर हम लोग जब सोशल मीडिया यूज करते हैं ऑब्वियसली, तो आजकल ऐसा देखते हैं कि हम लोग हर चीज देख लेते हैं फोन में, और उसके इमोशन के साथ हमारा अंदर का इमोशन बदलता रहता है। तो इस चीज को आप कैसे डिफाइन करेंगे कि क्या हम लोग एक व्यापक वर्ग को देख पा रहे हैं या हम बहुत सिकुड़ते जा रहे हैं? अभी 15 सेकंड्स के रील्स आते हैं, अभी अगर हम देख रहे हैं कि इनकलाब के नारे लग रहे हैं तो हम लोग जोशीले हो जाते हैं कि हाँ अब तो इनकलाब होके रहेगा। फिर कुछ प्रेम गीत बज जाता है तो हम फिर अपनी कोई मगरूर प्रेमी प्रेमिका को याद करने लगते हैं कि, और ऐसा रहता है कि हाल ही में अगर मैं सिंगल हूँ, मैं कल्पना करके तो कुछ बना ही लूंगी क्योंकि मुझे याद करना है। ये मेरी सोच का प्रेशर नहीं है, ये उस म्यूजिक का प्रेशर है मेरे ऊपर कि मैं सोचूं, अगर मेरे जहन में नहीं है तो भी मैं सोचूं। और फिर उसके बाद हम देखते हैं कि अभी एक बहुत डॉक्यूमेंट्री फेमस हुई है मुसहर, उसको देखने के बाद हम अचानक से ऐसा रिएक्ट करते हैं कि ये क्या देख लिया हमने, जबकि ये बहुत बड़ी रियलिटी है। ये आप उस वर्ग को हम नहीं देखे थे पहले, बहुत फिर हम लोग कुछ और देखते हैं, हम किशोर कुमार के गाने सुन लेते हैं तो हम भूल जाते हैं कि थोड़ी देर पहले हम इनकलाब के नारे लगा रहे थे और अभी हम मुसहर पे ताज्जुब कर रहे थे कि ऐसा भी समाज है यहाँ पर, और अभी हम अपनी प्रेमिका को याद कर रहे थे, प्रेमी को याद कर रहे थे, अब हम किशोर कुमार के गाने में घुस जा रहे हैं। ये जो 15-15 सेकंड का जो ट्रांजिशन है, इसको आप कैसे डिफाइन करेंगे? बिल्कुल, ये इससे क्या होता है, इससे सतहीपन आ गया है। मतलब कला जो माध्यम है, कोई भी कला, चाहे वो चित्रकला हो, संगीत हो, कविता हो, हर जगह आप देखेंगे कि एक अंतराल का महत्व होता है, अवकाश का। कविता भी लिखी जाती है, उसमें भी अंतराल होते हैं, कहते हैं कि बिटवीन द लाइन्स पढ़िए आप, है ना। तो जब तक आप बैठ करके चिंतन नहीं करेंगे, मनन नहीं करेंगे, सोचेंगे नहीं, किसी पंक्ति को पढ़ के, किसी दृश्य को देख के, थोड़ा थोड़ा वक्त जब तक उस भाव में आप रहेंगे नहीं, तो उसकी गहराई तक आप नहीं जाएंगे कभी भी। अभी क्या है कि ये तो बेसिकली एक बाजार है जहां सब कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं, और चूंकि रोजगार खत्म हो रहे हैं, लोगों को लगता है कि भाई इसमें कुछ रोजगार हो सकता है, तो इसमें लगे हुए हैं। और बेसिकली क्या है कि आप अपने अधिकारों से आप जो है अनभिज्ञ हो जाए और उसकी तरफ ना जाएं, जो मेन मुद्दे हैं आपके जो जीवन को प्रभावित कर रहे हैं, समाज को जो प्रभावित कर रहे हैं, उससे आप ज्यादा जुड़ाव ना महसूस करें और उसमें आप अपनी ऊर्जा ना लगाएं। बजाय आप जो है रील देखते रहें, आप मोबाइल के जो है मतलब इस तरह का इस्तेमाल आप करें कि आप अपना समय नष्ट करें ज्यादा से ज्यादा। भाई हर चीज जरूरी है, भाई टेक्नोलॉजी कहाँ जा रही है, हमें उसको देखना पड़ेगा। मैं नहीं कहूंगा कि हमें उसका विरोध करना चाहिए, लेकिन हमें उसका एक बैलेंस इस्तेमाल करना चाहिए। और मुझे लगता है कि जो एक पीढ़ी होती थी जो किताबें पढ़ती थी, किताबें खरीद के पढ़ती थी और किताबों के साथ कई घंटा वक्त गुजारती थी, उस पीढ़ी का बहुत तेजी से पतन हुआ। और ये अच्छा मैं इसको नहीं मानता हूँ, क्योंकि जब आप किताब पढ़ते हैं तो सब सिर्फ किताब ही आप नहीं पढ़ते हैं, आपके अंदर भी कई सारी किताबें खुली होती हैं। आप अपनी भावनाओं में, अपने संवेदना में और अपने अंदर अपनी मेमोरीज में लौटते हैं, अपने अनुभवों में लौटते हैं, अपनी अनुभूतियों को फिर से टच करते हैं। किताब आपको एक मौका देती है और इससे आपके अंदर की जो मनुष्यता है, आपकी जो इंसानियत है, मुझे लगता है कि उससे एक संवाद स्थापित होता है। और मुझे लगता है कि वो आपको गंभीर बनाती है। गंभीर इस सेंस में नहीं कि आप जो हंसी मजाक है या और चीजें भूल जाए, वो सारी चीजें तो बहुत जरूरी है इंसानियत के लिए, जिंदगी के लिए बहुत जरूरी है। लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जब तक आपके अंदर एक अपेक्षित गंभीरता नहीं होगी, आप साहित्य को नहीं समझ सकते हैं, आप किसी भी आर्ट को नहीं समझ सकते हैं, उसके लिए एक वही कह रहा हूँ ना कि एक तैयारी और एक मतलब कोई बड़ी चीज है, कोई बड़ा आर्ट है, उसको समझने के लिए हमें कुछ मेहनत करना पड़ता है, कुछ श्रम चाहिए। इस श्रम को किए बिना हम उस तक नहीं पहुंच सकते हैं। तो मुझे लगता है कि इसको इस
टेक्नोलॉजी के दौर में इस डिजिटल वर्ल्ड ने इसको काफी बदल दिया है। आपकी कविता में एक आक्रोश दिखता है और एक समाज दिखता है और बहुत सारी निराशा भी दिखती है, लेकिन आपकी कविता की लाइन्सों में जो प्रेम पे जिक्र होता है वो बहुत कम और बहुत इनडायरेक्ट देखने को मिलता है। तो आप क्या प्रेम पे कविता आप कम लिखते हैं या आपके प्रेम दिखाने का तरीका अलग है? आप इस पे क्या कहना चाहेंगे? मुझे लगता है कि प्रेम तो बिखरा हुआ है, बिना प्रेम के, बिना पैशन के कुछ चीज नहीं हो सकती है। और प्रेम तो एक ताकत देता है, आपको दुनिया को देखने का एक नजरिया भी देता है। और सारी जो लड़ाई है, सारी जो चिंताएं हैं हमारी, वो तो प्रेम आधारित समाज को बनाने के लिए है। जिस समाज में इतनी हिंसा हो, इतनी घृणा हो, इतनी नफरत हो, वहां पर लगता है कि कोई प्रेम का पौधा जन्म ले सकता है, तो पहले वो अच्छा समाज तो बने। और प्रेम कविताएं मैं लिखता हूँ, बहुत कम लिखता हूँ। और कुछ कविताएं हैं मेरे पहले संग्रह में, ज्यादा होंगी शायद, लेकिन हाँ, उसमें वो हवाई प्रेम तो नहीं होगा जिसमें कोई तनाव ना हो, कोई जीवन का कोई दूसरा चित्र ना हो, दूसरा पक्ष ना हो। वो तनाव के साथ ही, वो संघर्षों के साथ ही, क्योंकि संघर्षों के बीच में ही प्रेम हो सकता है आज के समय में। तो सर, आज के टाइम में जब हम सोशल मीडिया ने साहित्य को एक अलग पहचान दी है, ये बात माननी पड़ेगी, लेकिन आज की जो हम साहित्य की अलग पहचान तो बिल्कुल बनी है, लेकिन साहित्य कहीं ना कहीं अपने कोड से जो हट करके आ गया। आज अगर हम जश्न-ए-रेख्ता में जाते हैं, उसके महंगे महंगे टिकट्स रहते हैं, वहाँ के चमचमाते माहौल में, तो जब आपकी पीएचडी रही है हिंदी साहित्य और उर्दू से, तो अभी आप जब उर्दू और हिंदी साहित्य के बाजारों को इस तरह चमचमाता देखते हैं, तो अब क्या महसूस करते हैं एक कवि होने के नाते? देखिए, वहाँ दिखावा ज्यादा मुझे लगता है, और शायद इसलिए मैं वहां जाना भी पसंद नहीं करता हूँ। एक तो आयोजकों का, जो मैंने बताया कि आयोजन कौन कर रहा है, उसका पक्ष क्या है और उसके काम क्या है, उसके काम से ही तो पहचाना जाता है इंसान। अगर आप अच्छा काम करेंगे तो जाहिर सी बात है उसमें सहयोग होगा। अगर आप अच्छा काम नहीं कर रहे हैं तो सहयोग हम नहीं दे पाएंगे, है ना, हम असमर्थ हो जाएंगे उसमें। तो बाजार है, पैसा है, पूंजी है, और ये दिखावा ज्यादा है। साहित्य तो बहुत ही, उसका इलाका मुझे लगता है बहुत कम होता है। और साहित्य में भी बहुत स्तर होते हैं। गंभीर साहित्य है जहाँ बहुत सारी चिंताएं हैं, बहुत सारी बातें हैं, मुद्दे हैं, सवाल हैं, है ना, सौंदर्य भी है। लेकिन वो जो साहित्य जिसको स्थान मिलता है वहां पे, वो दिखावे का साहित्य मुझे लगता है। और लोकप्रिय, जो चूंकि हिंदी में हमेशा एक डिबेट रही है कि लोकप्रिय बनाम गंभीर साहित्य, मुख्य धारा का साहित्य बनाम लोकप्रिय कविता। तो लोकप्रिय कविताओं को मुझे लगता है कि उनका अपना एक महत्व है, इस नाते कि वो नए पाठकों को जोड़ती हैं, क्योंकि हर पाठक की तैयारी उतनी नहीं होती है कि गंभीर साहित्य को समझ सके, पढ़ सके। तो वहां तक तो ठीक है, लेकिन उसको आगे भी बढ़ना चाहिए। लेकिन अगर आप देखते हैं कि साहित्यिक जो जलसे हो रहे हैं, जो फेस्टिवल्स हो रहे हैं, उसमें साहित्य का कितना स्थान है? आप उन्हीं मुद्दों पे डिबेट कर रहे हैं जो सतह पे तैर रहे हैं, और जो बहुत ही, इसमें कोई गंभीरता नहीं, कोई नया पक्ष उसमें सुनने को भी नहीं मिलता है, क्योंकि साहित्य का इलाका अलग तरह का है। उसमें साहित्यिक बहसों को महत्व मिलना चाहिए, है ना। तो मुझे, मैं बहुत उससे आशान्वित तो नहीं हूँ। हाँ, चमक दमक पड़ी है, मौका मिला है, युवाओं को बहुत मौका मिला है, ये सब तो अच्छा है कि नए लोग आ रहे हैं उसमें। लेकिन इन आयोजकों से मुझे कोई उम्मीद नहीं है कि ये कुछ बेहतर कर पाएंगे। मुझे युवाओं से जरूर उम्मीद है जो उसमें पार्टिसिपेट करते हैं या कुछ करना चाहते हैं, लिखना चाहते हैं, कुछ बनना चाहते हैं। उनसे तो मुझे बहुत उम्मीद है, क्योंकि वही उम्मीद भी बनेंगे आगे। लेकिन इन आयोजनों को लेके मैं हमेशा सशंकित रहता हूँ कि चाहते क्या है, क्योंकि एक बेसिकली सरकार का एक नियम है ना कि कोई भी संस्थान है उसको अपना एक हिस्सा जो है प्रॉफिट का, वो सांस्कृतिक कार्य में लगाना चाहिए। तो सांस्कृतिक कार्य के नाम पे वो दूसरी परियोजना को हल कर रहे हैं। उसमें अब साहित्यिक उत्सव में आप देखेंगे कि राजनीतिक चीजों पे चर्चाएं हो रही है, माहौल बनाया जा रहा है। तब साहित्य को, आप साहित्य में मतलब इतनी गिरावट आप लेते आए, तो ये ठीक नहीं है ना, इसको मैं ठीक नहीं मानता हूँ। क्योंकि साहित्य की तो अपनी राजनीति होती है, मैंने कहा साहित्य भी एक राजनीति है, लेकिन वो मनुष्यता की राजनीति है ना, वो किसी पार्टी पॉलिटिक्स की चीज नहीं है। मतलब वहां भी आप वोटों को कंसोलिडेट करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि एक तरह से लोग सोचने लगे और वो फला पार्टी को वोट दें, उसके वोटर बन जाएं। आप इस तरह के कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं, इस तरह की चर्चाएं कर रहे हैं, तो ये कितना खतरनाक है। क्योंकि साहित्य तो सबका है, पूरी मनुष्यता का है। वो एक भाषा का साहित्य तो ट्रैवल करता, ट्रांसेंड करता है ना, उसका अनुवाद हो जाता है तो लोग अपनी भाषाओं में उसको पढ़ते हैं और उससे जुड़ते हैं, जुड़ाव महसूस करते हैं। तो साहित्य पूरी दुनिया के लिए है, तो उसको इतना सीमित, इतना संकीर्ण नहीं होना चाहिए, और हमें उस तरह से सोचना चाहिए। तो साहित्यिक उत्सवों को लेकर मैं हमेशा सशंकित रहता हूँ, और साहित्य के नाम पे इतना पैसे का, इतना पूंजी का बहना, इसको मैं पसंद नहीं करता हूँ। ये मेरी पर्सनल चॉइस है, बहुत लोग मुझसे डिसएग्री कर सकते हैं, बिल्कुल, लेकिन मैं इतना ही कहूंगा कि नए लोग आए और वो जरा इसको एक तरह से देखें कि उनके इंटेंशंस क्या है, उनकी नीयत क्या है,
बिना नियत को जाने हुए आयोजकों को आपको वहाँ जाने से पहले एक बार सोचना चाहिए, मैं बस यही कहूंगा। बिल्कुल, और ये खुद में एक हिम्मत का काम है, और ये भी मानना पड़ेगा कि हर कोई इतना हिम्मत नहीं दिखा सकता कि वो स्टेप बैक करे उस जगह से जहाँ पे जाने से आपको एक चमचमाता हुई है सक्सेस आपके जस्ट कदम चूमे, तो ये इसको नकारना। और साहित्य में सक्सेस तो विफलता है। हाँ, ये तो है। अगर हम निराला की भी बात करें तो उनका संघर्ष, बहुत भी यही कहते हैं कि आत्मसंघर्ष, तो मतलब साहित्य में तो विफलता है ना। जितना ज्यादा आप विफल होंगे, जितना ज्यादा आपको संघर्ष करना पड़ेगा, वहीं से आपका साहित्य भी चमकेगा, वहीं से आप अच्छी बातें भी ढूंढ पाएंगे, वहीं से आप जो पूरा जो आपकी जो दृष्टि है, जो आपकी सौंदर्य दृष्टि है, या आपका जो मूल्यबोध है, जो आपका जो एस्थेटिक्स है, वो वहीं से पैदा होता है ना। उस संघर्ष से ही निकलता है। बहुत ज्यादा चमक धमक, बहुत ज्यादा लाइट और कैमरा एक्शन के चक्कर में आप पड़ेंगे तब बर्बाद हो जाएंगे। आप क्या लिखेंगे फिर? आप उन्हीं सब चीजों में आप ज्यादा वक्त लगाएंगे, अपनी ब्रांडिंग करेंगे बस। तो ब्रांडिंग भी जरूरी है कि अगर आप अच्छी कविता लिख रहे हैं तो आपका साहित्य दूर तक पहुंचे, आप अच्छा उपन्यास, अच्छी कहानियां लिख रहे हैं तो लोग पढ़ेंगे उसको। पाठकों तक जाने के बारे में तो मैं भी सोचता हूँ, लेकिन मैं उसको कभी उस तरह से नहीं सोच पाता कि मैं बहुत ज्यादा लाइट और उसमें चला जाऊं, क्योंकि शैडो में रहना बहुत जरूरी है। चुपचाप अपना एकांत में काम करना, उसका अलग एक मजा है, और वो बहुत जरूरी है, क्योंकि एकांत में ही, काश में ही आप कुछ अच्छा बना सकते हैं। क्योंकि कभी भी सृजन जो है ना, वो अंधेरे में होता है, वो उजाले में नहीं होता है। सृजन हमेशा अंधेरे में, साये में, छाया में, छाव में होता है। आपके बारे में हमने कुछ लोगों से भी बात की थी जो आपके साथ ही रहे हैं, तो आपके बारे में बहुत कुछ सुनने को मिला, लेकिन एक बात और है कि जब आपने मन से तो स्टेप बैक किया ही किया, लेकिन कई जगह पे ये सुनने को भी मिलता है, जिसके ऑफिशियल या फैक्चुअल साक्ष्य नहीं मिलते हैं, कि आपने बहुत सारे प्रकाशनों से भी अपने लेख वापस मंगवा लिए। तो ये इसमें कितनी सच्चाई है? बहुत सारे तो नहीं, मुझे लगता है कि अविनाश जी का जो प्रसंग आया था, लेकिन बहुत दुर्भाग्यपूर्ण था। मैं तो चाहता नहीं था कि इस तरह का कुछ हो, क्योंकि अविनाश जी एक समादृत लेखक हैं और उनका बहुत मान है, सम्मान है समाज में, साहित्यिक समाज में जो हिंदी का है। लेकिन कुछ ऐसा दुर्भाग्यपूर्ण वो प्रसंग था जब मैं उस पर बात भी नहीं करना चाहता, और मैं तो उसे भूल भी गया हूँ, मैं ध्यान दिलाया। तो कुछ ऐसा हुआ था, अब मैं उसकी चर्चा यहाँ पे नहीं कर पाऊंगा, है ना, उसके लिए माफ करिएगा। तो उसके लिए मैंने अपनी कविताएं हिंदवी से और सदा नीरा से मैंने हटवा ली थी। मुझे लगा कि एक संपादक के तौर पे अगर वो, उनमें एक दम्भ मुझे दिखाई दिया, एक अहंकार से दिखाई दिया, जब उन्होंने एक बहुत ही अच्छा लेखक है, तो उन्होंने कहा कि उसके पूरे को मैंने संपादित करके सुंदर करके प्रस्तुत किया है, तो ये बात मुझे अच्छी नहीं लगी, और किसी भी लेखक के लिए अच्छी नहीं है ये उनके लिए भी अगर कोई कहे तो मैं उसके लिए भी तैयार हूँ, किसी भी लेखक का, क्योंकि लेखक इतना मेहनत करता है, और एक युवा है, उससे तो उम्मीद रखनी चाहिए ना। उसने उसका बहुत सारा काम तो आगे भविष्य में है ना, उसकी योजनाएं हैं, वो कितना अच्छा काम कर सकता है, वो संघर्ष कर रहा है और अपने आप को उसने स्टैब्लिश किया है, इतनी मुश्किल से अपनी चीजें वो लिख के ला रहा है, प्रकाशित करवा रहा है। ठीक है, आपने संपादन सहयोग दिया होगा, आपने उसे मदद की होगी बहुत सारी चीजों में, लेकिन इस तरह की का स्टेटमेंट मुझे नहीं लगता है कि ये सही है तो किसी के लिए भी। तो मैं इससे शुभ हुआ, और भी कुछ पर्सनल चीजें थी तो मैं उसको नहीं यहाँ शेयर करूंगा, क्योंकि वो उससे बात हल्की हो जाती है और वो मुद्दा कहीं और चला जाता है। तो बस यही है कि मुझे लगता है कि अगर रचना का सम्मान नहीं है, रचनाकार का सम्मान नहीं है, तो फिर मेरी चीजें भी वहां क्यों रहे। अगर मैं आपकी नजर में एक गैर जरूरी लेखक हूँ, तो फिर मेरी रचना भी वहां क्यों रहे। और मैं नहीं मानता, मैं इस गुमान में नहीं हूँ, इस सोच को नहीं मानता मैं कि मैं इतना जरूरी हूँ कि मेरे बिना जो है हिंदी साहित्य की गाड़ी जो रुक जाएगी। हिंदी साहित्य एक बहुत बड़ा इलाका है, बहुत सारे कवि हैं जो हुए हैं, जो परंपरा है, बहुत सारे हैं जो आएंगे, भविष्य में आएंगे। उनके बीच में कहीं मेरी एक छोटी सी एक छोटा सा एक पाँव का निशान है, तो वो अगर मिट भी जाता है तो उसको फर्क नहीं पड़ता। फर्क तो पड़ता है। अब हम लोग थोड़ा ऐसे, आप क्या, क्योंकि आप एक लेखक हैं, तो हम लोग आपको अभी कुछ वर्ड्स देंगे और आपको उस पे आने वाले अपने पहले विचार हमें बताने पड़ेंगे। तो पहला वर्ड है जामिया मिलिया इस्लामिया। एक वर्ड में मुश्किल है, मोहब्बत कह सकता हूँ। सेकुलरिज्म एक वर्ड में। बिल्कुल, सेकुलरिज्म तो आत्मा है, मुझे लगता है कि भारत की आत्मा है, मैं इतना ही कहूंगा। प्रेम। प्रेम बहुत जरूरी है, प्रेम बहुत जरूरी है, मैं ये कहूंगा। देश।
मुझे लगता है कि लेखा का कोई देश नहीं होता। मतलब मैं देश को मानता हूँ, मैं क्योंकि वही वही समाज हमें बनाता है, निर्मित करता है। लेकिन मैं देश को तो मानता हूँ, लेकिन जो संकीर्ण विचारधारा है देश के नाम पे, जो हिंसा करती है, लोगों को भगाती है ना, लोगों पे हिंसा करती है और उस सीमाओं को जो मानती है, क्योंकि मैं उस डिबेट को से देखता हूँ जो रविन्द्रनाथ टैगोर और महात्मा गांधी में जो डिबेट हुई थी नेशनलिज्म को लेकर, उसमें कहती पूरी दुनिया मेरा परिवार है, तो पूरी दुनिया को अपना परिवार मानता हूँ, उसको मैं देश मानता हूँ। क्योंकि दुनिया में कहीं भी हिंसा है, कहीं भी जुल्म है, तो वही मेरा देश है। युवा युवा उम्मीद है, कल के उम्मीद तो वही है। लेखक मुझे लगता है बहुत जरूरी है, आज के समय में तो लेखक बहुत जरूरी है। आपके जीवन में प्रेम प्रेम भी बहुत जरूरी है। आपके जीवन में आप कैसे डिफाइन करेंगे, क्या है? प्रेम ऐसी चीज नहीं है कि जिसे हम डिफाइन कर पाए। मुझे लगता है कुछ चीजें कुछ शब्दों के पार और भाषा के पार चीजें चली जाती हैं। स्त्री स्त्री बहुत जरूरी है, स्त्री तो हमारा निर्माण ही करती है। असद जैदी की एक कविता है कि मैं स्टेशन पे दोने में पूरी साग खाते हुए हम छुपाते हैं अपना रोना, जो पेट में मरोड़ की तरह उठता है, और हम उसे फेंक देते हैं दोने को कोने में, और सोचते हैं कि हमें भी एक स्त्री ने जन्म लिया था, मैं यूं ही किसी दरवाजे से नहीं चला आया था। तो स्त्री तो बहुत जरूरी है, और स्त्रियों के अधिकारों की हमने बात की। पितृसत्ता पितृसत्ता को नष्ट हो जाना चाहिए। पुरुष पुरुष को बहुत सुधार की जरूरत है। और अंत में हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आप हमारे बारे में क्या कहेंगे, हमें कोई जरूरी सलाह? मुझे तो कि मैं सलाह दे पाऊंगा इसके लिए। मुझे तो बहुत खुशी हुई है, और मुझे मेरी उम्मीद से बढ़कर मतलब ये इंटरव्यू रहा। मैंने कभी सोचा नहीं था इस तरह के सवाल आएंगे, क्योंकि राजनीतिक बातें हम लोग करते हैं, लेकिन साहित्य में हम उस तरह से नहीं करते हैं, नहीं कर पाते हैं। लेकिन बहुत जरूरी है वो सारी चीजें, हमारे जीवन से, हमारे दैनंदिन चीजों से जुड़ी हुई हैं। तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा। मैं बस यही चाहूंगा कि ये काम चलता रहे, ये कारवां चलता रहे।